कौन कहता है हाथों की लकीरों में तकदीर होती है? तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके नसीब में हाथ नहीं होते। दर्शकों, स्वागत आप सभी का बिजनेस टॉक में। ये सफर है जीरो से हीरो तक का और आज के सफर में हम आपको ले आए हैं नागपुर के वैष्णो इंफ्रा डेवलपर्स के मिस्टर सुधीर कोमलकर से मिलने। जी हाँ, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा उनका रहा है सफर जीरो से हीरो तक का। मिस्टर सुधीर कोमलकर, सीएमडी वैष्णो इंफ्रा डेवलपर्स नागपुर। आज नागपुर के मध्यवर्ती इलाके में अपने एक के बाद एक 45 से भी ज्यादा प्राइम लोकेशंस लेआउट्स लॉन्चिंग से वैष्णो इंफ्रा डेवलपर्स काफी धूम मचा रहा है। नागपुर के मिस्टर सुधीर कोमलकर पूरे भारत से व्यवसाय और नौकरी का एक्सपीरियंस लेकर आज नागपुर में अपने वैष्णो इंफ्रा से ग्राहकों में जमीनों में इन्वेस्ट करने का विश्वास लौटा रहे हैं। आज अपने मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करने और अपने सपनों का घर बनाने पूरे महाराष्ट्र से ग्राहक वैष्णो इंफ्रा डेवलपर्स में जमीन खरीदने आते हैं। निष्ठावान और संस्कारी परिवार से आए मिस्टर सुधीर कोमलकर आज अपने टाइटल क्लियर प्लॉट्स और जमीन की तुरंत रजिस्ट्री करवाने के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए लोग आज वैष्णो इंफ्रा से बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। तो दर्शकों, आइए बातचीत शुरू करते हैं सुधीर कोमलकर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका बिजनेस टॉक में। थैंक यू विप्लव। सर, जिस प्रकार से वैष्णो इंफ्रा डेवलपर्स को हम देख रहे हैं आज नागपुर बहुत अच्छा नाम कमा रहा है, बहुत से परिवारों तक आप पहुंच रहे हैं। पर आपके परिवार की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका बचपन कहाँ बीता? विप्लव, मेरा बचपना बीता है कमाल चौक लश्करी बाग एरिया में। अच्छा, उत्तर नागपुर के उत्तर नागपुर के एरिया में। वहाँ पे ग्रेजुएशन तक मैं वहीं पे था, लेकिन ऐसा लगता था कि आने वाले दिनों में जब शादी होगी मेरी वाली, तो मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन के लिए कौन सा एरिया अच्छा रहेगा। तो बाद में मैंने सोचा कि कब से ही आप सोचना शुरू कर दिए थे? बचपन से ही कि हम यहाँ आगे नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल डिसाइड था मेरा वाला। मैंने बचपन में मैंने जो कुछ बोला अपने घर वालों को वो मैंने करके दिखाया। तो आपके परिवार में कौन कौन थे? मेरे परिवार में आई बाबूजी है, बड़ी सिस्टर है संध्या गोसावी, बड़ा भैया है सुनील कोमलकर। चलिए ठीक है, मतलब भला भला परिवार। हाँ। आप सबसे छोटे थे? हाँ जी। तो आप नटखट वटखट थे, कोई नौटी थे? हाँ, पढ़ाई भी करते थे? मैं पढ़ाई भी करता था, उसके साथ में जैसे ड्रामा में वगैरह, जैसे फैशन शो में वगैरह, ऑर्केस्ट्रा में वगैरह, कल्चर एक्टिविटीज में आप जुड़े रहे थे, सोशल लाइफ भी खासी थी। पिता क्या करते थे सर आप? पिताजी एजी ऑफिस में थे, ऑडिटर। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हाँ। फिर परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, मजबूत थी आपकी? नहीं, मजबूत नहीं बोल सकते उसको। भाई बहन आप थे जहाँ तक। हाँ। तो फिर सबका एजुकेशन सब कमाने वाले, फिर बाबूजी को बहुत थोड़ा बर्डन था ये सब। इसके बाद ही फिर जैसे मेरे बड़े भैया बहुत होशियार थे पढ़ाई में, तो जब पढ़ते थे तो साथ में ट्यूशन भी ले जाते वो घर पर ही। हाँ, वो ट्यूशन से जो कुछ मिलता था उसके बाद वो अपना जो कुछ करते थे, जो उनका खर्चा रहता था ऐसा था। सिस्टर भी पढ़ाई में होशियार थी। मेरे बड़े भैया एमकॉम में फर्स्ट मेरिट आए थे, सिस्टर भी टॉपर थी बीकॉम में। तो वो दोनों आपकी पढ़ाई पर ध्यान देते थे? हाँ, ध्यान देते थे, लेकिन मैं पढ़ाई बहुत कम करता था, बाकी अदर एक्टिविटीज बहुत था। जैसे समझो 14 अप्रैल का पूरा मैनेज मैं करता था। बस्ती में जो बस्ती में हमारे एरिया में लश्करी बाग में सारा मैनेजमेंट आपके हाथ पूरा करता था। हाँ, ठीक है सर। फिर आपकी 10th 12th कहाँ से हुआ? मेरा 10th हुआ जरीपट का महात्मा गांधी हाई स्कूल से। अच्छा। 12th हो गया सिंधु कॉलेज से। 12th के बाद मैं शिवाजी साइंस कॉलेज से BSc किया हूँ। चलो, मतलब अच्छे खासे कॉलेज में पढ़े हैं, अच्छे आपका एजुकेशन हुआ है। फिर आपने सर नौकरी करना सोचा कि व्यवसाय? क्या सोचा आपने पहले बार, मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद? फाइनेंशियल पोजीशन घर की अच्छी नहीं होने से मेरे को जॉब करना पड़ा। तो पहला जॉब कहाँ किया आपने? पहला जॉब मैंने सेंटर बोर्ड में किया एज ए कैप्टन करके। वो लाइफ में फर्स्ट जॉब था मेरा, उससे मेरे को सैलरी थी 1200 रुपये। अच्छा, एज ए कैप्टन आप वहाँ? एज ए कैप्टन था। तो फिर कितना समय, ये कौन से साल की बात है जहाँ तक ये 2002-03 की बात है। 2002-03 में। फिर उसके बाद आप कहाँ तक, कितने समय तक वहाँ पर जुड़े रहे? मैं वहाँ पे 6 महीने का वर्क किया। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद एक्चुअली नागपुर पेपर में ऐड आई थी लखनऊ में मार्केटिंग के लिए चाहिए कुछ लोग, तो मैं सिलेक्ट हो गया मैं इंटरव्यू में। उसके बाद मैं लखनऊ गया था। लखनऊ में मैंने 1 साल जॉब किया हूँ। तो कौन से कंपनी में आपने जॉब किया वहाँ? मैं वहाँ पर निरको ग्रुप था एक। निरको ग्रुप? हाँ। वहाँ पर तो क्या मार्केटिंग होती थी वहाँ पर? वहाँ पे एक्चुअली हेल्थ प्रोडक्ट बेचते थे हम लोग। अच्छा। बेसी जो जैसे अपना ये है पिलो कवर है,
इसमें कुछ था मैग्नेटिक इफेक्ट, अच्छा वो हम देते थे उनको। यानी हम ये पता था कि एलोपैथी मेडिसिन इसको कभी यूज़ मत कीजिए। एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करने का आप आपके पर्याय आप मैग्नेटिक थेरेपी, हाँ। एक्यूपंक्चर से लेकर सारी हाँ, थेरेपी से उसको प्रमोट करने में प्रोडक्ट देते हैं। तो फिर लखनऊ नया शहर था, मार्केटिंग जम रही थी आपको? मार्केटिंग तो शुरुआत जमी नहीं, कम से कम 5-6 दिन तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो कितना फिर समय सीनियर आपने वहाँ पर किया? हमारे थे सीनियर, उन्होंने मेरे को सब समझाया था ऐसा ऐसा वर्क है। तो वहाँ पे हमारा ऐसा वर्क था कि जैसे ऑफिस में जाना, उनका अपॉइंटमेंट लेना, उसके बाद उनको 1 घंटे का लेक्चर देना, उसमें ये बताना कि एलोपैथी मेडिसिन से आपको इतने साइड इफेक्ट होते हैं। तो मतलब एक प्रकार की मार्केटिंग आपने एक प्रोडक्ट की हेल्प हाँ, की हाँ, वहाँ पर। हम्म। खुश थे लाइफ से आप? नहीं खुश नहीं था मैं वहाँ पे। खुश इसलिए था कि वर्क ज़्यादा था, उसका आउटपुट उतना नहीं निकलता था और अंडर प्रेशर में काम करना पड़ता था। फिर मैंने वहाँ पे किया काफ़ी महीने तक। कितना दिन काम किया आपने? मैंने तो वहाँ पे करीबन 10 से 12 महीने तक काम किया मैंने। लाइक पूरा एक साल एक साल लगे मेरे को। क्या मिसिंग था लाइफ में वहाँ पर, एक नौकरी करने में वहाँ पर? मिसिंग फैमिली थी, फ्रेंड थे, अपना शहर था। उसके बाद वहाँ के लोगों से अपनी उतनी जान पहचान नहीं थी, तो काफ़ी मेरे फ्रेंड रिलेटिव सभी मैं मिस कर रहा था। और वहाँ पर ऐसा था कि कम से कम आप 6 महीने तक नागपुर जा नहीं सकते, बाइंडिंग था वहाँ पे। इसीलिए फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या सोचा, क्या करेंगे जिंदगी? उसके बाद ये सोचा कि कुछ तो भी ऐसा करना चाहिए जिससे मैंने मेरी लाइफ में मेरे को जो कुछ सपने मैंने देखा हो बचपन से, इतना बड़ा इंसान बनना है, तो मैं किसी के अंडर प्रेशर में काम करूँगा तो ज़िंदगी पर नहीं बन सकता। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट फिर नागपुर आ गया। नागपुर में आने के बाद कम से कम 2 महीने कुछ नहीं किया मैंने। सिर्फ सोचते रहे कि क्या हाँ, क्या किस करना चाहिए, क्षेत्र में घुसना चाहिए। हाँ। तो व्यवसाय सोच रहे थे कि या फिर नौकरी सोच रहे थे कुछ? मैं एक्चुअली कैसा है, फाइनेंशियल ने बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं होने से मैं सोच रहा था कि कुछ जॉब करूँ पहले मैं, उससे कुछ पैसा अर्न करके फिर अपना खुद का चालू करूँ। तो इसमें ऐसा हो गया कि इन बिटवीन उस दरमियान हमारे घर में एक आए थे, उनका नाम था दामोदर जी मेश्राम। तो एक्चुअली मेरे पास कुछ MLM का प्लान लेके आए थे वो, मल्टी मल्टी मार्केटिंग का। तो उन्होंने बोले आप क्या करते हो? बोले मैं बोला मैं कुछ नहीं करता। बोला तो एक जगह कर सकते क्या? बोले बोला कहाँ पे? बोले प्रॉपर्टी का काम है। बोले इसके पहले मैं प्रॉपर्टी काम किया नहीं। बोला रियल रियल एस्टेट में उन्होंने एंट्री किया। हाँ। सर जानेंगे वो सफर कैसा रहा, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी सोच वैसी नहीं बन पा रही, या मन में तो बहुत से आइडियाज़ है, या मन में तो बहुत बड़ा इंसान बनने का, लेकिन मेरे को बोलते ना, अगर इंसान को बहुत बड़ा इंसान बनना है तो उसको तलाश रहती है एक चीज़ की, वो चीज़ है मौका। और शायद दामोदर जी के थ्रू मेरे को मौका मिल गया। फिर ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। मेरे साथ नागपुर के वैष्णो इंफ्रा डेवलपर्स के CMD मिस्टर सुधीर कोमलकर जी हैं। सर ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझे किस प्रकार से आपका बचपन बीता, जॉब कैसे किया आपने, फैमिली, बहुत कुछ बताया। आपने ब्रेक पे जाने के बस आखिरी में आपने बताया था कि किस प्रकार से रियल एस्टेट बिजनेस से आपको आपके एक परिचित ने इंट्रोड्यूस करवाया, वो आप कुछ बता रहे थे आगे उससे। हाँ, हमारे घर में जैसे मैंने बताया था कि दामोदर जी मेश्राम आए थे। इन्होंने जैसे उस समय में कुछ नहीं करता था, तो वो बोले ऐसा एक जॉब है बोले जहाँ पे आपको टोटली फ्रीडम मिलेगा बोले, और आप में कैपेसिटी है बोले तो आप मोर देन 1 लाख पर मंथ अर्न कर सकते बोले। बोला ऐसा कौन सा बिजनेस है? मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि ऐसा, मैं भी बहुत ये था एक्साइटेड कि जाऊँ। फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे धनतुले में ले गए वास्तु विहार के ऑफिस में, लैंड डेवलपर। तो वहाँ पे देखा काफ़ी लोग थे, एडवाइजर लोग। तो मैं बोला ऐसा लग रहा, बोला जैसे शेयर मार्केट है, इस तरह से था वो। भीड़ भाड़ होती है, बहुत भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी, क्लाइंट्स थे, एग्जीक्यूटिव थे, एडवाइजर सब भी थे, एम्प्लॉयज़ वगैरह। तो फिर दामोदर जी को बोला ये सब कौन है? बोला ये सब बोले यहाँ के बोले एडवाइजर है, बोले बिजनेस एडवाइजर। तो मैं बोला हो गया, तो साइट देखना है क्या? बोले बोला हाँ साइट देखते ना। और मैं साइट देखने का साथ में गाड़ी में। कौन से साल की बात है जहाँ तक? ये 2004 की बात है। 4 से मेरी एंट्री हो गई थी शुरुआत रियल एस्टेट में। साइट देखने का तो मैं वैसे लगा कि मैं कौन से जंगल में जा रहा हूँ। पूरा जंगल, सिर्फ वो लेआउट दिखा रहे थे। कालडोंगरी हो गया, सालई हो गया, बनवाड़ी। तो फिर साइट देखने के बाद मेरे को ऐसे लग रहा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा।
क्योंकि बोले इतने जंगल है। मेरे को लगता था पहले प्लॉट नहीं ऐसा जैसा डेवलप एरिया में, जैसे मैं रहता हूँ जैसा लश्करी बाग कमाल चौक में, इस आपने सोचा था कि बस डेवलप्ड एरिया में होगा, सब घर वर बने होंगे, वहीं पे बेचना होगा, ऐसा बरोबर कुछ होगा। हाँ। फिर उसके बाद मैं फिर ऑफिस गया, ऑफिस के बाद मैं घर गया। फिर मेरी इच्छा नहीं थी जाने की वहाँ पे। बोला क्या पता है कस्टमर को कि जंगल में प्लॉट देना ऐसा वैसा। फिर बाद में वो दामोदर जी आए मेरे घर में, बोले क्या हो गया, बोले बोला बहुत मुश्किल लग रहा है, बोला मेरे को कि रिस्की लग रहा है। हाँ रिस्क लगा, मैं कर पाऊँगा, सब होता है बोले, चलो बोले मेरे साथ में। फिर दोबारा आ गया। फिर मेरे को ऐसे ऐसे लोगों से वहाँ मिला, सीनियर लोगों से, कि उनको देख के ऐसे लगता था कि ये इतना अर्न कर रहे महीने के, तुम वही क्यों नहीं कर सकता। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी सोच वैसी नहीं बन पा रही, या मन में तो बहुत से आइडियाज़ है, या मन में तो बहुत है बहुत बड़ा इंसान बनने का, लेकिन मेरे को बोलते ना अगर इंसान को बहुत बड़ा इंसान बनना है तो उसको तलाश रहती है एक चीज़ की, वो चीज़ है मौका। और शायद दामोदर जी के थ्रू मेरे को मौका मिल गया। फिर उसके बाद मैं बोला ठीक है, बोला मैंने 2004 में एंट्री किया था। एंट्री करने के बाद करीबन मैं 4 महीने में 50 क्लाइंट को साइट दिखाया था। अब 50 क्लाइंट को साइट दिखाने के बाद तो आपको ऐसा लगता होगा शायद इनकी कम से कम 10 डील होगी। हाँ, क्लोज तो होनी चाहिए थी वहाँ पर, लेकिन एक्चुअली कैसा होगा, मेरी एक भी डील क्लोज नहीं हुई। क्लोज नहीं हुई। 50 क्लाइंट ने हाँ 50, ना कर दिया। हाँ 4 महीने 50 क्लाइंट को साइट दिखाने के बाद मेरी एक भी डील क्लोज नहीं होगी। जब भी मैं लाइफ में फेल होता हूँ या असफल होता हूँ तो मेरे में हैबिट है कि मैं अपने आप से बात करता हूँ। तो फिर शाम को बहुत फ्रस्ट्रेट था मैं, क्योंकि मैं बोला कैसा करूँ, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर तो आया हूँ इस लाइन में, आज ऐसे लग रहा है बोला कि सपने कभी पूरे होंगे ही नहीं। अर्निंग भी नहीं हो रही थी 4 हाँ, महीने से। डील भी नहीं। फिर जब ऐसा हुआ तो फिर मैं, हमारे यहाँ उस समय टेरेस वगैरह कुछ नहीं था, बस घर के ऊपर टीन का शेड था। जस्ट एक्चुअली हमारा प्लॉट थोड़ा बड़ा था, तो मैं करीबन सब लोग सोने के बाद रात को 12 बजे एक प्लास्टिक की चेयर लेके बैठा। मेरी हैबिट है जब ऐसा कुछ होता है तो अपने आप से बात करता हूँ, लेकिन मेरी आँख रही थी ऊपर। मैं सोचता हूँ कोई ना कि मेरे को देख रहा वहाँ से। तो मैं बोला ऐसा ऐसा है, बोला इतने 4 महीने से मैं वर्क कर रहा हूँ, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा। बोला तो बस छोड़ूंगा तो नहीं, मैदान में उतरा हो तो जीतूंगा तो पर हारूंगा। फिर जॉब मेरे को अपने आप मिल गया। जॉब ही मिला कि सुधीर पहले तेरे को तो बहुत सीखना है, तो भी नया नया है। हम एक क्लाइंट को 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले उसको ऑफिस में इनवाइट करते हैं, सेकंड पार्ट है ओपनिंग, साइट कॉलिंग और क्लोजिंग। तो ये चारों में से मेरे को सिर्फ कस्टमर को इन्वाइट करना आता था, बाकी मेरे सीनियर लोग ओपनिंग क्लोजिंग सब करते थे। फिर मैं बोला ठीक है, बोला तो फिर मैं बोला पहले ये सब चीज़ सीख लेता हूँ। बोला बेसिक आप सीखना चाहते थे रियल एस्टेट का। फिर एक्चुअली उसके बाद मैं 2 महीने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ वापस जाके बैठता था। 2 महीने बाद ये 4 और 2 6 महीने मेरे खराब हो गए। तो घर वाले बोलते थे बाबूजी वगैरह, अरे बेकार है, बोले कुछ नहीं हो रहा, बोले कि जॉब करता अच्छा रहता। बोला नहीं, अभी तो बस अभी तो शुरुआत होंगी बोला अच्छे काम की। फिर आफ्टर 6 मंथ मैं करीबन एक ही दिन में 6 क्लाइंट को ले गया। तो परिचित थे काफ़ी, उनको बताने के बाद 6 क्लाइंट को ले गया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मेरी 10 बुकिंग हो गई थी। क्या बात। फिर मेरे को लगा कि देखो 6 महीने का पेशेंस आपका काम में पेशेंस, है, और डेडिकेशन जो था, डेडिकेशन बहुत जरूरी था। तो मैं बोला देखो अगर मैं हार मान लेता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता अपने बहुत ही पास में होती है, चरम सीमा पे होती है और हम गिव अप कर देते हैं। बस हम वहाँ से अगर हम डटे रहे तो वो हमारे होता है, जो प्राइस है वो हमारा ही होता है। तो आपको प्राइस मिल गया, फिर उसके बाद भी आप वास्तु विहार में लेके फिर क्या किया? नहीं फिर एक्चुअली कैसा हो गया, फिर हाँ प्रेम जी नई कंपनी फाउंड हुई थी, तो मेरे को किसी ने ऑफर दिया, इससे अच्छा ऑफर मेरे को लगाओ। कंपनी छोटी थी, फिर वहाँ गया तो वहाँ पे मेरे ग्रुप में करीबन 500-600 लोग थे मेरे ग्रुप में, अकेले ग्रुप में। तो वहाँ पे मैं एज ए को डायरेक्टर था। हमारे ग्रुप में जो भी थे वहाँ पे हमने कम से कम 3 साल का वर्क किए। ओके। जैसे मेरे ग्रुप में ये कौन से साल तक आपने काम किया? मैंने 2004 और 5 वास्तु विहार में, फिर 6, 7, 8 प्रेम जी में। उसके बाद फिर आपने क्या किया? प्रेम जी के बाद एक्चुअली कैसा हो गया, मेरी सिस्टर है संध्या गोसावी, तो मेरी जिया जी है संजय गोसावी, तो इन्होंने जस्ट पिरामिड ग्रुप जो है डेवलप जस्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो ताई बोले तेरे को बोले काफ़ी एक्सपीरियंस है, बोले तो तू बोले जैसे मेरी इच्छा थी खुद को ऑफिस डालने की, तो बोले भी घर समाने से, बोले अपना ऑफिस है, बोले तो तू कुछ दिन यहाँ रहेगा, बोले तो अच्छा रहेगा, बोले तो बोला ठीक है। फिर तो आपने अपने सिस्टर के साथ ही उनकी कंपनी में ज्वाइन कर लिया? बिल्कुल।
उसमें काफ़ी जैसे मेरी जिया जी है तो संजय ग्रोथ गुरु हो साहब रही थी क्योंकि आप एक्सपीरियंस अच्छा खासा ले चुके थे वास्तु हाँ, विहार में, हाँ। प्रेमजी में आपने अच्छा खासा हम्म। एक टीम बना चुके थे हाँ। और वो सारा एक्सपीरियंस लेकर आप पिरामिड में उतरे थे। हाँ। तो फिर क्या कैश किया आपने, मतलब कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा एक्सपीरियंस, घर की कंपनी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद बट फिर भी आप चाहते थे कि खुद का एक शुरू हाँ करें। हाँ वो तो मैं था, किसी के अंडर काम वो नहीं तो मन करूंगा, में किसी था। के शेड हाँ। में मैं काम नहीं करूंगा, अपनी छत्र छाया नहीं, मुझे खुद का एक वृक्ष बनाना है, वट वृक्ष बनाना। हम्म। फिर कैसा क्या सोचा वैष्णो इंफ्रा? फिर अचानक ऐसा हो गया, जैसे मैं ताई के साथ में था, फिर मैं बोला अभी कब तक, बोला अभी बहुत दिन हो गए मेरे को, 8-10 साल हो गए, बोला खुद का कुछ भी करना है, बोला तो ऐसा मेरे मन में था। तो मेरे मन में जब भी कोई बात रहती है तो मैं सबको शेयर करता हूँ। मैंने डायरेक्ट ताई को बोला, ताई बोला ऐसा ऐसा है तो मेरे को कुछ करना है, ये कर सकता ना, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले। फिर मैं बोला ठीक है, बोला। फिर मैंने चालू किया सर्च करना, ऑफिस वगैरह, ऑफिस सर्च किया, लेआउट थी अपने पास, तो लेआउट डाला मैंने। मैंने जब वैष्णो इंफ्रा जब शुरू किया ना, तो करीबन मेरे को 3-4 महीने काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। तो नया नया वर्क था, लोग नहीं थे। पहला लेआउट कैसे क्या कहाँ शुरू किया आपने? हमने पहला लेआउट शुरू किया था अपना इधर आसोला साइड में, असोला वर्धा रोड में, काफ़ी दूर था। उसको कितना टाइम लगा आपको क्लियर होने में? काफ़ी समय लगा उसको, यानी शुरुआत में समझो वैष्णो इंफ्रा डेवलपर फॉर्म हो गया ना, उसके बाद करीबन 6 महीने को समय लगा। लेकिन एक बात अच्छी थी कि जो मेरे ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए लोग जुड़े हुए थे, उनको इतना फेथ है मेरे ऊपर कि सर बोले आप जहाँ पे रहोगे, बोले वही हम कंटिन्यू करेंगे, बोले। तो मेरे साथ में जैसा एक शेखर था, एक मैडम थी, शो मैडम थी, उसके बाद जगदीश थे ऐसा, उसके बाद अपने धमदास डांगे ये थे, सौरभ डारकर, ऐसे काफ़ी लोग थे हमारे साथ। तो ये सब पूरा ग्रुप मेरे साथ ज्वाइन हो गया फिर से। आप ही के कंपनी में वो आना चाहते आना थे, चाहते जहाँ थे। आप रहे वहाँ ही बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, ग्रुप होगा, हाँ। उनको विश्वास भी था। हाँ हाँ मतलब आप जहाँ जा रहे थे वहाँ सोना आ रहा था, बरोबर है। ऐसा भी कह सकते हैं। बिल्कुल। सर फिर पहला लेआउट आप आसोला में लॉन्च कर चुके थे जहाँ, तो फिर आप जमीनें किस प्रकार से खरीदते थे, फिर टाइटल कैसे क्लियर करते थे? क्योंकि आजकल तो जहाँ तक देखा जा रहा है धोखाधड़ी ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपने लोगों का विश्वास कैसे जीता? सर एक्चुअली कैसा है कि जैसा हम लोग कभी भी लेआउट जमीन देखते हैं ना, तो ये देखते हैं इसके आजू बाजू में कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि अपन कोई जमीन ले रहे उसमें 100 साल तक कुछ भी नहीं होगा, तो वैसी जमीन हम लोग परचेस नहीं करते, चूज ही नहीं करते, सिलेक्ट नहीं करते। फिर हम लोग जैसी कोई जमीन, जैसा कोई हमको मालूम पड़ता किसी के थ्रू की जमीन बेचना है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ जमीन। फिर जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे एडवाइजर लोग, ये हमारे पूरी टीम जाती है वो जमीन देखने के लिए। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि अगर अपन इसको परचेस करते हैं तो हम लोग इसको सेल कर पाएंगे कि नहीं। जब सभी लोग बोलते हैं कि हाँ सेल कर सकती है इसको ये रेट में, फिर वो रेट फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम उसको परचेस कर लेते हो जमीन को। अच्छा, फिर आप टाइटल्स भी क्लियर करते हैं, NATP, उसके बाद RL, मतलब जहाँ तक ये सारी चीज़ें आप क्लियर करते हैं, उसके बाद बेचते हैं आप? हाँ बिल्कुल, सब क्लियर होने के बाद है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट पूछता है कि मेरे को मैं आज तो आपके पास बुक करो प्लॉट, मेरे को 3 दिन में रजिस्ट्री लगाना है। तो हम बोलते हैं सर आज बुक करें ना, आप कल भी रजिस्ट्री लगा सकते हो, 3 दिन का जरूरत ही मतलब नहीं। इतने टाइटल क्लियर चीज़ें आप सारी चीज़ें बेचते हैं। तो सर अभी तक कितने लेआउट हो चुके हैं आपने? अभी तक टोटल मेरे यानी इसमें कम से कम 45 लेआउट्स हो गए। 45 लेआउट सक्सेसफुल लेआउट्स आपके हो चुके हैं। सर आपका ऑफिस यही रहा है कि उसके पहले कहीं और था? नहीं, हमारा बस यही पे था पहले से यही पर था। और फिर सर कितने अभी एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं यहाँ पर क्या? अभी हमारे टोटल एडवाइजर वगैरह पूरे मिला के ऐसे हमारा ग्रुप कम से कम 50 लोगों का है। 50 लोगों की टीम में साथ आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं। सर फिर 50 लोग आप जहाँ तक एक एम्प्लॉय कर रहे हैं, आप सारे लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो फिर आप 5 साल में कहाँ देखते हैं वैष्णो इंफ्रा लिमिटेड को? सर एक्चुअली ऐसा लगता है मेरे को कि जिस तरह से अभी ये वर्क हो रहा है ना, और ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा सब लोगों की कृपा से, आई बाबूजी के आशीर्वाद से वगैरह, तो 5 साल में तो ये तो फाइनल है। 5 साल में अपनी कंपनी नागपुर में टॉप तो रहेंगी, साथ में महाराष्ट्र में टॉप रहेंगी। चलिए ठीक है सर, आपसे बहुत सारी और भी बातें करनी है, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, बातचीत अभी भी जारी है कोमलकर जी के साथ, मगर मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी क्लाइंट हमसे जुड़ा है उसका बेनिफिट ज़्यादा हो। आज के इसमें मैक्सिमम डेवलपर के लेआउट उस जगह में है जहाँ पे आने वाले 10 साल तो कुछ नहीं हो सकता, और आप देख भी रहे कि इसके आजू बाजू में क्या क्या प्रोजेक्ट है। इसके बाजू में अपन जस्ट देखते हैं, जस्ट एक खेती के पीछे यहाँ पे लग्जरा सिटी है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत बिजनेस टॉक में। मेरे साथ सुधीर कोमलकर जी हैं।
जो कि CMD है वैष्णो इंफ्रा डेवलपर्स नागपुर के। सर, ब्रेक पे जाने के पहले जैसे आपने मुझे बताया कि आपका बचपन कहाँ भी था, आपने रियल एस्टेट में कदम कैसे रखा, कैसे बेसिक्स आप सीखे, कस्टमर्स को क्या क्या आप दे रहे थे। सर, 45 के आसपास आपके प्रोजेक्ट हो चुके हैं। बराबर। ये 46 प्रोजेक्ट आप यहाँ लॉन्च कर रहे हैं नागपुर के करीबन 10 किलोमीटर के अंदर की ये जगह है। बिल्कुल। सर, ऐसी क्या खास बात होती है वैष्णो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में जो बाकी प्रोजेक्ट्स या फिर बाकी कंपनियां नहीं देती है? सर एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी क्लाइंट हमसे जुड़ा है उसका बेनिफिट ज़्यादा हो। आज के इसमें मैक्सिमम डेवलपर के लेआउट उस जगह में है जहाँ पे आने वाले 10 साल तो कुछ नहीं हो सकता। और आप देख भी रहे कि इसके आजू बाजू में क्या क्या प्रोजेक्ट है। इसके बाजू में अपन जस्ट देखते हैं, जस्ट एक खेती के पीछे यहाँ पे लग्जोरा सिटी है। लग्जोरा सिटी से अपन 350 एकड़ में कुछ 350 एकड़ में लग्जोरा सिटी है। उसके बाद अपन इस साइड में देखते पिरामिड सिटी है। लग्जोरा सिटी से अपन अपने रेट कंपेयर करते हैं तो बहुत कम है। जैसे अपन आज की तारीख में 925 रुपये पर स्क्वायर फीट के बहुत से प्लॉट दे रहे हैं। लग्जोरा दे रहा है अपने को एक फ्लैट 2 BHK का 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट। और अगर 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेते हो तो जाता है वो कम से कम 40 लाख में। उसी 40 लाख के बजट में अपन यहाँ पे प्लॉट लेके इंडिपेंडेंट बेंगलोर बना सकते हैं। अगर अपन लग्जोरा सिटी में इन केस बेंगलोर लेते हैं, परचेस करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग है 10 करोड़ 50 लाख एक बेंगलोर के की पास वाले लेआउट के में। मतलब आप पूरी स्टडी करते हैं कि बड़े बड़े जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें क्या रेट चल रहा है, फिर ये क्या रहेगा, बराबर। पूरा स्टडी करके आप मार्केट। तो आपके रेट इतने कम कैसे होते हैं बाकी रियल एस्टेट कंपनियों से? सर एक्चुअली कैसा है कि हम जो अपने एडवाइजर है ना उनको कमीशन नहीं बांटते हम लोग। हमारा जितने भी एडवाइजर है बिजनेस एग्जीक्यूटिव वो सब सैलरी बेस पे है। हमने किसी को 20,000 सैलरी दिया है, किसी को 15,000 दिया है, किसी को 10,000 एज पर हिज एक्सपीरियंस के हिसाब से हम सैलरी डिसाइड करते हैं। मतलब आप कमीशंस पे ज्यादा खर्चा नहीं, नहीं, इसलिए नहीं। कैसा इसीलिए एक सैलराइड पर्सन करके काम करता है तो आप एक कम से कम रेट्स में लोगों तक अच्छा उनका भविष्य दे रहे हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा हो सके, इस पर आप काम कर रहे हैं। बराबर। फिर आप यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर हम रोड डाल देंगे, अंदर का रोड डिमार्केशन, उसके बाद सेवरेज लाइन, वाटर प्रोविजन करके देंगे और पूरे लेआउट की फेंसिंग कर देंगे यहाँ से। इलेक्ट्रिफिकेशन भी सारी चीजें, हाँ। मतलब सभी एक, क्योंकि NIT के नई स्कीम्स आई है उसमें उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं नए रूल्स के हिसाब से कि आपको इतना सारा देना है। पहले ऐसा देना नहीं पड़ता था। तो शायद अभी कितने दिन में ये सारी चीजें मतलब बेसिक स्टार्ट हो जाएगा? ये बेसिक सर एटली 15 मई को चालू हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। फुल फिनिश 4 तारीख से हम स्टार्ट करें डेवलपमेंट का तो 15 से 20 तारीख तक ये पूरा डेवलप हो जाएगा। चलिए, वैसे कि मैं तो खुद देख रहा हूँ यहाँ पर लोग आ चुके हैं यहाँ पर फ्लैट स्कीम से, मतलब चारों तरफ। तो आपके सभी लेआउट ऐसे ही रहे हर बार? मैक्सिमम लेआउट ऐसे 46 प्रोजेक्ट है शायद आपका। हाँ, तो उसमें सर कैसे रहता है, कुछ लोग रहते हैं जो मीन्स गरीब इसके रहते हैं, थोड़े मिडिल क्लास से भी गरीब रहते हैं, लोअर क्लास के लोग रहते हैं। तो उनके हिसाब से मेरे पास सही सर लेआउट है जिसका रेट तो 200 रुपये डोंगर गाँव में हेटा मिट्टी में। मतलब 200 रुपए से तो अभी ये शायद 925। हाँ, 925 सभी वर्गों के लिए अपने पास LIG MIG SIG जो ये तीन है जो अभी NIT ने जो धोरण करके रखा है प्लॉट्स के लिए, वो सारे उसके लिए हर एक तख्ते के लिए आपके पास लेआउट होते हैं। शायद इसीलिए वैष्णो इंफ्रा इतना पॉपुलर हो रहा है कि सभी लोग आपके लेआउट स्कीम शायद 1 या 2 महीने पूरे खत्म हो जाते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। एग्जैक्टली। सर, टोटल कितने परिवारों तक आप मतलब अभी तक पहुंचा पाए हैं अपना बिजनेस? अभी तक सर मेरे पास कम से कम 1,500 से 2,500 क्लाइंट्स है जो सेटिस्फाइड है। और दूसरी बात ये है कि मेरे जो भी क्लाइंट है जिसने मेरे से एक बार डील कर लिया तो उसके पास जो भी नया आता है क्लाइंट तो सबसे पहले वो मेरे पास लेके आता है, क्योंकि एक फेथ रहता है उसका वाला हमारे ऊपर। मतलब 1,500 से 2,000 परिवारों तक आप एक अच्छे खासे उनके पैसों को इन्वेस्ट कर पाए जो उनको अच्छा लगा, तो वो और आपके पास आते हैं लोग लेकर। सर, बहुत अच्छी बात है। सर, आप अच्छा खासा एक बिजनेस कर रहे हैं, 30 के आसपास लोगों को आप रोजगार दे चुके हैं अपने यहाँ पर, सैलराइड पर्सन है आपके पास, 1,500 परिवारों तक आप खुशियाँ बांट चुके हैं और भी शायद आपके नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। सर, सोशल लाइफ में भी आप एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर आप जैसे बनते हो वैसे और 10 लोगों को बनाइए, तभी जाकर पूरा देश का उद्धार होगा, सभी पूरे समाज के तख्ते का सभी तख्तों का विकास होगा। तो आप भी कुछ सोशल वर्क करते हैं? हम भी कम से कम नहीं तो भी 15 से 20% जो भी होता है प्रॉफिट हम अच्छे काम में यूज़ करते हैं उसको। जैसे कोई संस्था है या कोई गरीब बच्चों का आश्रम है, आश्रम जैसे बच्चों के लिए अनाथालय है, उस डोनेट करते हैं हम लोग। उसके बाद कोई बच्चा अगर होशियार है पढ़ाई में लेकिन तकलीफ आ रही है पढ़ाई में, बुक्स में वगैरह, फीस में वगैरह, तो भी मैं पूरी करता हूँ। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अपना समाज कम से कम अभी तो भी मेरे को लगता है काफ़ी सुधर गया एज़ कम्पेयर टू 15-20 साल पहले अपन देखते हैं तो अपना समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अभी कम से कम मेरे को ऐसे लगता है 5-6 साल हो गए कि अपने जो लोग हैं वो भी बिजनेस में डेयरिंग करे आने के लिए। क्योंकि पहले हमको बचपन में ही सिखाया गया था कि तुम बड़े हो जाओ, ग्रेजुएशन कर लो, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करो, फिर जॉब मिलेगा तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन बचपन से मेरे को ऐसे लगता था कि जॉब करने से भी
जो मेरे मन में इच्छा वो पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए फिर मैंने भी डेयरिंग किया और आप व्यवसाय में आए। इस व्यवसाय में आया। और मैं भी चाहता हूँ जितने भी अपने लोग हैं जो कुछ बनना चाहते लाइफ में, मैंने जैसा आपका प्रोग्राम का नाम है जीरो से हीरो, वैसे अगर कोई भी अगर रियल इस्टेट में आता है तो कम से कम 2-3 साल के बाद तो वो हीरो बन ही जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है। मेरे मिस्टर और मैं कोमलकर के साथ 7 साल से काम कर रहे हैं। उनका काम बहुत अच्छा है, उनकी वजह से हमारा परिवार अच्छा चल रहा है और उनके यानी काम एकदम परफेक्ट है। हमारे CMD सर सुधीर कोमलकर जी हैं, उनको लगभग 2007 से जानता हूँ, जो लेआउट्स के काम में काफ़ी मशहूर हो चुके थे। उन्होंने मुझे समझाया इसमें किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है और निवेश करने से कैसे दोगुनी रकम अपन पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। इससे तो मैं इनसे जुड़ा। आज मैंने इनसे कंपनी से प्लॉट भी खरीदा है और मैं आज यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का काम भी करता हूँ। तो सर एक प्रकार से ऐसा मैं पूछने वाला था आपसे कि आप एक अच्छे खासा सेटल हो चुके हैं, व्यवसाय आपका सेटल है, कई परिवारों तक आप रोजगार पहुंचा रहे हैं, कई परिवारों तक खुशियां पहुंचा रहे हैं। तो आज समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको एक परिचित जिन्होंने आपको गाइड किया, मार्गदर्शन किया, आपके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं आपको। तो उन बच्चों को जहाँ तक जिन्हें कोई गाइड करने के लिए नहीं है, जिन्हें कोई पता नहीं रहा है कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो आप उनको क्या संदेश देंगे डायरेक्टली? आज के बच्चों को वही मेरा संदेश है, मेरा एडवाइस है कि अगर उनको लाइफ में कुछ बनना है, कुछ तो भी नया करना, हटके कुछ तो भी करना है, तो मुझसे आके मिल सकते हो। मुझसे आके मिलने के बाद अगर उनको लगता है कि वो कुछ बनना है, की इच्छा है उनकी, लेकिन उनको बराबर कोई मीन्स ये नहीं मिल रहा है, बैकिंग नहीं मिल रही है, या उसको कुछ वो बहुत मीन्स हार गया है बिल्कुल लाइफ से, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोग मेरे से आके मिल सकते हैं, तो शायद मैं उनकी लाइफ चेंज कर दूँ थोड़ी। सर बहुत बहुत शुक्रिया बिजनेस टॉक में, और आपने हमें समय दे इसलिए। थैंक यू सर। दर्शकों ये थे सुधीर कोमलकर जी, CMD वैष्णो इंफ्रा डेवलपर्स नागपुर के। ये एक लैंडमार्क है, ये एक आइडल है उन युवाओं के लिए जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं जीवन से, पर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं। ऐसी एक शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक। ये सफर है जीरो से हीरो तक का।